नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रवि यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बोलती कलम। आज की इस कड़ी में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं महिला आरक्षण। क्या वो महिलाओं के हित में है या महिलाओं के अहित में है? क्या वो संवैधानिक तौर पर सही है या नहीं है? हम आज उस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। कोई महिला है जिसने किसी प्रतियोगी परीक्षा में 447 अंक प्राप्त किए और एक पुरुष जिसने 433 अंक प्राप्त किए, आपकी नजर में कौन बंदा उस चीज में सेलेक्ट होना चाहिए था? सबका जवाब आएगा महिला है और 447 अंक भी है, उससे अंक भी ज्यादा है, फिर भी उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, वो सिलेक्ट नहीं हो पाई। किस वजह से? महिला आरक्षण की वजह से। जी हां, आपने सही सुना, महिला आरक्षण की वजह से एक महिला जो योग्य होते हुए भी अपने पद पर सुशोभित नहीं हो पाई, उसे सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में वो महिला अपने पद पर चयन की जा सकी। चलिए आपको पूरा केस बताते हैं और उसी केस के दौरान में आप समझ पाओगे कि क्या ये महिला आरक्षण सैद्धांतिक तौर पर भी गलत है। क्या ये आरक्षण का जो रूप हमें दिखाया जा रहा है, आज तक जो अच्छी अच्छी बातें हमें महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें करती आ रही है, क्या वो सही है? जब से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था अभी अगस्त महीने में, मेरे ख्याल से 5 से 7 दिन हो गए इस चीज को, आज मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से इस महत्वपूर्ण फैसले की विवेचना होनी चाहिए थी, हमारे समाज में हमारे बुद्धिजीवी वर्ग ने इस तरीके की किसी चर्चा को शुरुआत नहीं की। तो हमने सोचा कि ये चर्चा शुरू होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक शुरुआत है महिलाओं को उनका वास्तविक हक दिलाने के लिए, कोई रहन या कोई भीख देने के लिए नहीं। माफ कीजिएगा, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ इन शब्दों को कह रहा हूं कि आज के दिन जो महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, वो उन पर दया एहसान करके वो चीजें दी जा रही है, उनको एक सामान्य ना मान के किया जा रहा है। चलिए आज हम इस चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट क्या था। ए विक्ट्री फॉर इक्वलिटी, समानता की जीत। सर्वोच्च न्यायालय ने सेना की जेएज ब्रांच में महिलाओं की भर्ती पर 50% की सीमा को समाप्त किया, योग्यता को लिंग पर प्राथमिकता देते हुए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की 50% आरक्षण की बात को खत्म किया और मैं उसको एक क्रांतिकारी कदम बता रहा हूं महिलाओं के लिए। तो चलिए, बड़ी दिलचस्प चीजें आपके सामने आ जाएंगी। वैसे दिलचस्प चीज क्या थी, पहले समझिए उस चीज को। इस प्रणाली के अंतर्गत हुआ क्या था, जो 50% की भर्ती में जो सीमा दे रखी थी, उसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग मेरिट सूचियां थी, जिसके कारण एक महिला उम्मीदवार को कम अंक वाले पुरुष उम्मीदवार के पक्ष में केवल लिंग आधारित कोटा बनाए रखने के लिए खारिज किया जा सकता था। यह मामला बदलाव का उत्प्रेरक था। मतलब हुआ क्या, एक महिला है अर्श नूर कौर, उनको सिर्फ इस वजह से अस्वीकृत कर दिया गया था कि उनके 447 नंबर आए थे, मगर एक महिला के लिए जितनी सीटें रिजर्व की गई थी वो सीटें भरी जा चुकी थी, उनको छोड़ दिया गया। और जो व्यक्ति, एक पुरुष जिसका नाम नहीं मालूम, उसको 433 अंक आने के बावजूद सेलेक्ट कर लिया गया था। ये एक वो काला धब्बा था महिला आरक्षण का, जिस वजह से एक योग्य महिला अपनी योग्यता के आधार पर जीतते हुए अपने लिंग के आधार पर हार गई थी वो। तो उसने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में आगे कार्रवाई क्या हुई वो देखिए। यह चार्ट 2023 की भर्ती से वास्तविक अंकों को दर्शाता है, जहां एक महिला उम्मीदवार को चयनित पुरुष उम्मीदवार से अधिक अंक होने के बावजूद पद से वंचित कर दिया गया था, जो लिंग आधारित कोटा प्रणाली के भेदभावपूर्ण स्वरूप को उजागर करता है। चलिए हम समानता की ओर, द पाथ टू इक्वलिटी, प्रगति की एक समय रेखा कि भारतीय सेना में महिलाओं को किस किस प्रकार से वो शुरुआत हुई है, उसके बारे में विवेचना करते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि ये लड़ाई कितनी लंबी चलती आई है महिलाओं को
जो उनके हक है, जो वास्तविक हक, जो अब मेरे हिसाब से 2025 में मिला है, उसकी शुरुआत कब से हुई थी? चलिए आइए समझते हैं इसको। 1992 साल था, 1992 का। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बिगिंस रिक्रूटिंग वुमेन इनिशियली फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। मतलब 1992 में एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जो लैंगिक समावेश की दिशा में पहला कदम था। मतलब 1992 में पहली बार सेना में महिलाओं को चुना जाने लगा था। 1992 में देश आजाद हुआ था हमारा 1947 में, और पहली बार महिलाओं को आर्मी में कब से जाने लिया गया था? 1992 से। ये क्रांति की शुरुआत 1992 से हुई थी। 2020 में ऐतिहासिक बबीता पूनिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को स्थायी कमीशन के लिए पात्रता प्रदान की थी, जिससे करियर की स्थिरता और समानता अवसर सुनिश्चित हुए थे। मतलब 1992 से 2020 तक सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन ही मिलते रहे थे, परमानेंट कमीशन नहीं मिलता था महिलाओं को, जो मिलने लगा 2020 से। आप देख रहे हैं कि देश बदल रहा है। 2020 के बाद में 2021 एक और न्यायिक हस्तक्षेप के बाद प्रतिष्ठित एनडीए के द्वार पहली बार महिला कैडेटों के लिए खोले गए। मैं जो चीजें आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जो परिस्थितियां, जो तंत्र बना हुआ है, जिस तंत्र में आप और हम दोनों जी रहे हैं, सब जहां महिलाओं को सिर्फ उपेक्षित, और जैसे महिला आरक्षण की बात आ जाती है, कहीं भी कोई महिला और पुरुष में चयन करने की बात आती है तो व्यक्ति पुरुष को चयन करता है। लेकिन जहां महिलाओं की बात आती है, उन्हें सिर्फ वो बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। उसी सिस्टम की बात थी। उस दर्जे को महिलाओं ने चुना कैसे? सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में चुना। आप देख रहे होंगे बबीता पूनिया मामले में 2020 में भी जो डिसीजन आया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट की मदद से, हस्तक्षेप से आया था। उसके बाद में 2021 में जब एनडीए में पहली बार महिला कैडेट्स को लिया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में लिया गया। और 2025 में भी, मतलब 2021 में सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकते, वो एक न्यायिक हस्तक्षेप रहा था, किसी न किसी कोर्ट के जरूर इंटरफेयर रहा है उसमें। 2025 में सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स द 50% कैप ऑन वुमेन इन द जज ब्रांच अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब संविधान की मूल भावना के अनुरूप, संविधान की भावना के अनुरूप यह 50% कैप नहीं है, जो 50% रिजर्वेशन दिया गया था महिलाओं को, यह स्थापित करते हुए कि योग्यता ही चयन का एकमात्र मानदंड होना चाहिए। इस मानदंड के आधार पर महिलाओं को फिर से उनका वो हक मिला, जिसके जो फिर कोर्ट की हस्तक्षेप के बाद में मिला था। सेना ने अपनी इस नीति को सही ठहराने के लिए कई तर्क प्रस्तुत किए। मैं ये तर्क अपने हिसाब से बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से मैं इन तर्कों के बारे में समझ पाया हूं। सेना ने दावा किया कि उसका 50-50 रिक्तियों का विभाजन लैंगिक तटस्थ था। हालांकि इसने महिलाओं की संख्या पर एक कृत्रिम सीमा लगा दी थी, जिन्हें उनके अधिक अंक होने के बावजूद भी चुना जा सकता था। यह एक कृत्रिम सीमा लगाई गई थी। न्यायालय का खंडन व्यवहार में भेदभावपूर्ण। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि नीति मुक्त तटस्थ लेकिन व्यवहार में भेदभावपूर्ण थी। सच्ची लैंगिक तटस्थता का अर्थ है सबसे योग्य उम्मीदवारों का चयन हो, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो। ये चीजें रही। अब पूरी बात को हम समझते हैं कि इन द न्यू मैंडेट सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश भर्ती प्रक्रिया को मौलिक रूप से बदल देता है। एक विभाजन प्रणाली को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप एक एकीकृत योग्य आधारित दृष्टिकोण से बदल देता है। पुरानी प्रणाली पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग मेरिट सूचियां, जिसमें महिला भर्ती पर 50% की सीमा थी। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद में सभी उम्मीदवारों के लिए एक एकीकृत मेरिट सूची आई। चयन पूरी तरह से योग्यता पर आधारित किया जाने लगा। यह निर्णय प्रक्रियात्मक बदलाव से कहीं अधिक है। यह सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता के लिए एक शक्तिशाली मिसाल कायम करता है और समावेश और राष्ट्रीय शक्ति के बीच के संबंध को पुष्ट करता है। इसके लिए क्या है? यह सुनिश्चित करता है कि सबसे योग्य व्यक्तियों का चयन हो, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो, जिससे बल की समग्र क्षमता और दक्षता में वृद्धि हो। यह योग्यता, आप भी मानिए, जब कोई व्यक्ति योग्य है, अगर योग्य व्यक्ति का चयन किया जाता है
तो वो कार्य को कुशलता से उसमें दक्षता आएगी, वो और प्रवीणता से उस क्षेत्र में काम करेगा। न्यायालय ने पुष्टि की कि कोई भी राष्ट्र तब अधिक मजबूत होता है जब वह अपनी पूरी आबादी की क्षमता का उपयोग करता है, जिससे महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के बीच सीधा संबंध स्थापित होता है। सेट लीगल प्रेसिडेंट, कानूनी मिसाल। अब जो मेरा आज वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य था वो सिर्फ एक इसी डायग्राम में था, इसी एक बिंदु के कारण मैंने आज ये पूरी वीडियो बनाई है। अन्य संभावित भेदभावपूर्ण नीतियों को चुनौती देने के लिए एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान करता है, जिससे सभी क्षेत्रों में अधिक लैंगिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था हरियाणा में संपन्न हुए अभी कुछ दिन पहले पंचायती राज के चुनाव। मेरा ये सवाल है सीधा सीधा उस तंत्र से जिस तंत्र ने ये माना कि जो सीटें थी किस तरीके से रिजर्व रहती थी। पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया कि 50%, सबने ढोल नगाड़े बजा के उस कदम का स्वागत किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आने के बाद में मुझे लगता है कि उसमें भी हरियाणा सरकार को भी उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। क्या सुधार करने की आवश्यकता है? मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हरियाणा में पंचायती राज में किस प्रकार से आरक्षण दिया जाता है। जाति आधारित आरक्षण होता है। बैकवर्ड क्लास ए को आरक्षण मिला था इस बार, वो जाति दूसरी है बैकवर्ड क्लास बी को भी मिलेगा, उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट को भी मिलेगा आरक्षण, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस आरक्षण से जो लिंग आधारित आरक्षण था, मतलब महिला और पुरुष, वो आरक्षण क्या था? जनरल कैंडिडेट मेल, जनरल कैंडिडेट अदर देन फीमेल, जनरल कैंडिडेट फीमेल और जनरल कैंडिडेट अदर देन फीमेल, ये प्रक्रिया होती थी। इसके आधार पर जो मैं समझ पाया था कि यही है, मतलब हो सकता है इसमें नाम कुछ और हो, मैं नाम के लिए फैक्ट नहीं करता, लेकिन उसका तात्पर्य मैं बताता हूं आपको कि महिला अगर यदि कोई वार्ड, जिला परिषद का, ब्लॉक समिति का कोई भी वार्ड अगर यदि किसी महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है तो वो महिला सिर्फ उसी वार्ड से लड़ सकती है और अन्य दूसरे वार्ड से नहीं लड़ सकती। क्या ये उसके लिए समानता है? क्या वो योग्यता उसी वार्ड की महिलाओं के पास है? ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट आया है ना, ये उसी सवाल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि क्या वो महिलाएं ही योग्य हैं जिनके वार्ड को आरक्षित किया गया है, या जिनका वार्ड आरक्षित नहीं है महिलाओं के लिए, क्या वहां से कोई महिला चुनाव नहीं लड़ सकती? क्या वहां कोई योग्य महिला नहीं है? सिर्फ इसी चीज के लिए, क्योंकि बदलाव अगर यदि सेना के उस चयन प्रक्रिया में आया है तो बदलाव सब जगह होना चाहिए। जहां एक और तो हम महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं और वहां एक और कि हमने फला वार्ड महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है, महिला सिर्फ उसी वार्ड तक सीमित रह जाएगी। क्या ये संविधान के उन मूल रूपों के अनुरूप है जो संविधान के अनुच्छेद हमने बताए थे 14, 15, 16 और 19? क्या उनके अनुरूप है? यह सवाल मैं उन सभी साथियों तक छोड़ता हूं जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं, आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं तो महिलाएं हमसे ना अलग हैं ना हमसे पीछे हैं, वो भी प्रकृति के द्वारा बनाएगी, परमात्मा के द्वारा बनाएगी एक जीव है जो हमारे तरीके से ही जी सकते हैं। उन्हें सिर्फ भरोसे की जरूरत है, उनको उनके ऊपर किसी प्रकार की एहसान की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ भरोसे की जरूरत है। तो क्या ये कानूनी प्रक्रिया जो वहां लगी है, इस चीज को भी इन सब चीजों तक लेके आया जाएगा? इसी सोच के साथ मैं आप सभी तक के प्रश्न छोड़े जा रहा हूं कि क्या जब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सेना में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकी सही तरीके से, क्या उसी सही तरीके से महिलाओं को हरियाणा के पंचायती राज में भी भागीदारी मिल पाएगी? मेरा यह सवाल सिर्फ आप तक रहेगा। धन्यवाद साथियों।